हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत स्टडी करिए में। फ्रेंड्स, हमने समीक्षा अधिकारी का जो 2018 में पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्व कर दिया है और उस पेपर की पीडीएफ जिसको भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जाइए। उसमें इस टेलीग्राम में आप टेलीग्राम में स्टडी करियर लिखिए, ऐसे कैरियर डालिए उधर ऐसे, तो वहाँ आ जाएगी। वहाँ यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए पेपर, इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए आपको वहाँ अवेलेबल होगी। अगर किसी को भी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पढ़ दे दूँगा मैं आपको टेलीग्राम की, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। आज हम पेपर 2020 में जो अभी पिछले साल ही हुआ है आरओ का, उधर का वो पेपर देखेंगे। ये पेपर की भी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी और आने वाले जितनी टेस्ट जो पेपर की सीरीज चल रही है मेरी, आपको पूरी सीरीज की पीडीएफ आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। इसी साथ मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समीक्षा के सहायक समिति 2016 पेपर कैंसिल हुआ था, जो 2020 में संपन्न हुआ है, उसी का पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में से पहला सर्वोच्च न्यायालय जो वाइनस्टीगन के समय बनाया गया था, उस सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। तो पूछ रहा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। प्लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं, जेलिया इम्पे थे। ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इस सर्वोच्च न्यायालय को समान न्यायालय को एवं देश के विधि न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1976 में गठित किया गया और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर लेमिस्टर हाइड, ये 3 नाम फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, ये कभी पूछ भी सकता है। चेम्बर्स, लेमिस्टर, हाइड इनके अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। इसका पहला आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ है, प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? ये नीला है। ये 4 प्रकार के बीज होते हैं जो संशोधित होकर बनते हैं। तो इसमें 3 ही दिए हैं बीजों को। एक प्रजनन, पहले प्रजनन कराया जाता है, फिर उसका आधार, फिर उसके बाद एक और होता है प्रमाणित करना, फिर प्रमाणित करना आता है। तो इसमें 3 ही बताई गई हैं। तो क्या है? यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। इस थैले का पर सुनहरे रंग का टैग लगाया जाता है। अगर प्रजनन बीज की बात कर दे तो क्या पता, अगली बार 2020-21 का जो पेपर हो इनमें से पूछ ले तो उसका टैग क्या होता है? इसका टैग क्या होता है? सुनहरे रंग का। ये आप रखेंगे। किस प्रजनन बीज का टैग क्या होता है? सुनहरे रंग का। फिर आधार बीज, प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में प्रजनन बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है। मतलब प्रजनन से ही आधार बीज तैयार करते हैं। इसमें सफ़ेद रंग का टैग होता है। किस रंग का टैग होता है? सफ़ेद रंग का टैग होता है। प्रमाणित इसी आधार बीज को पहले प्रजनन से आधार से प्रमाणित, तो प्रमाणित बीज में इसी आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करता है। इस थैले का रंग नीले रंग के टैग का लगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? तो सहकारिता आंदोलन, एमके गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कौन सा है? ये कहीं नहीं मिला फ्रेंड्स। मैंने बुक भी पढ़ी थी तो ये मुझे क्वेश्चन कहीं नहीं अवेलेबल लिखा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब हुआ था? अल्बर्ट माई। इसका आंसर क्या है? बी। आपको ज़रूरी नहीं कि 150 में 150 आए। अगर आपने 200 के पेपर में आरओ के अगर आपने 125 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो आपका आराम से नाम आ जाएगा। क्योंकि इस 2016 वाला का जो पेपर उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो इसकी कट ऑफ 135-37 कुछ गई है। सहकारिता आंदोलन, एमके गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट के कौन है? अल्बर्ट मायर। अधीन इन चारों गलत है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 शुरू किया गया था। इस परियोजना में लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो वर्ष 1944 में अमेरिका सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे। प्रारंभ में 64 गाँवों के साथ परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन इसे 97 गाँव
97 गाँव तक बढ़ा दिया गया था, शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गलत था। ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश सभी फसल अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ये सब सम्मिलित है अपने आप में, और ये क्वेश्चन का डेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू की। कहाँ शुरू की है? ये महाराष्ट्र में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन पूछा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन है? जो आपका डिपॉजिट करते हैं उसमें जो बीमा मिलता है आपको, तो आरबीआई उसका भुगतान बैंक द्वारा 5 लाख तक करता है, जिसे DIGCI बोला जाता है। ये उससे पूछा था। इस पे पूछा ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। 5 लाख रुपए की जमा राशि द्वारा बीमित है। दोनों सही हैं। इसका आंसर क्या है? ये देखिए, ये वही चीज़ है। निक्षेप बीमा प्रत्यक्ष गारंटी निगम DICGC निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधिनियम 1961 और निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम समान नियमावली 1961 के तहत नियंत्रित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग से RBI द्वारा तैयार किया गया है। निगम की प्राधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल 50 करोड़ रुपए है, जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व द्वारा जारी और अभिव्यक्त है। इसके निर्देशक बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। DGIC का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे पूछ लेगा तो कहाँ है? मुंबई में है। अब इसके बाद देखते हैं। ये वही डिटेल दी है, कोई मतलब नहीं इतना डिटेल पढ़ने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर पूछ रहा है इंडियन बैंक, क्या पूछ रहा है? इंडियन बैंक कहाँ है? तो इंडियन बैंक क्या है? सार्वजनिक है, प्राइवेट है, तो क्या है? इंडियन बैंक एक सार्वजनिक बैंक। अगर आपको नहीं भी पता तो आप ये जान दीजिए, ये शाश्वत बैंक क्या होगा? ये कोई सरकारी बैंक नहीं होगा, ना सहकारी होगा। ये सहकारी बैंक है ये, क्योंकि और इसका सिटी बैंक आपको नाम से पता चलता है सिटी बैंक कहाँ विदेशों का। तो अगर आपको नहीं पता तो सिटी बैंक पहला किसमें है? एक तो ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, बचा ये, और इसके बाद अगर शासन सहकारी है तो बस हो गया चौथे का दूसरा। और ICICI बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ऑपरेशन ट्विस्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अदला बदलना। ट्विस्ट मतलब बदलना। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालिक सिक्योरिटी को बेच कर दीर्घकालिक सिक्योरिटी खरीदता है। बिल्कुल सत्य है। यह ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश को बढ़ाना है। ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी वैसे भी करंट का क्वेश्चन है। अभी ऑपरेशन ट्विस्ट जो है जुलाई 2020 में चलाया गया था, ये उसी को उठा के पूछ लिया है। ये करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक उद्देश्य क्या है? इनोवेशन करना, रोजगार सृजन करना और जोखिम मैनेजमेंट करना। व्यवसायिक, तो इसका आंसर है रोजगार सृजन करना। क्या है? रोजगार सृजन करना। व्यवसाय का उद्देश्य व्यवसायिक क्रिया सदैव किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती है। प्रारंभ में लाभ कमाना ही केवल व्यवसाय का उद्देश्य समझा जाता था, लेकिन आज की अर्थव्यवस्था में इसके उद्देश्य बहुत व्यापक और विविध हो गए हैं। जैसे व्यवसाय का उद्देश्य में अगर हम आर्थिक उद्देश्य देखें और सामाजिक उद्देश्य देखें। आर्थिक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, नए ग्राहक बनाना, ये आर्थिक उद्देश्य है। इन्वेशन करना, कुशलता बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, और ये सामाजिक उद्देश्य है। आप देख सकते हैं। और इस पेपर की PDF आपको मैंने बता दिया टेलीग्राम में मिलेगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। फिर देखिए जनगणना। तो कल के पेपर में बहुत जनगणना पूछी। जनगणना से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये कन्फर्म है। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित राज्यों में
से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित राज्य में जारवा जनजाति जारवा कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित राज्यों में से जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए जारवा जनजाति का निवास अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में है। यह भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। दक्षिण अंडमान द्वीप तथा मंड अंडमान द्वीप पर निवास करती है। अगली अब ये खान है गुरु महिसानी किसकी खान है? लौह अयस्क की। किसकी है? लौह अयस्क की। किसकी है? अब इसमें से अब ये यूनिट खत्म किया, ये भी खत्म। तीसरा चौथा जादूगरा किसकी है? यूरेनियम की। किसकी है? यूरेनियम की। जवार किसकी है? जस्ता की। तलचर किसके? कोयला की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा की जाती है? तो भाई दक्षिण पश्चिम। मान लीजिए ये एक बार अगर मुझे यहाँ मैप बनाना हो, थोड़ा सा फ्रंट गलत बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये है तो किसकी यहाँ से किससे होती है? तो अगर आपको पता ही होगा दक्षिण पश्चिम ऐसे मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम होती है। तो दिए गए अनुसार भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरती है? मणिपुर में। कहाँ से नहीं गुजरती? तो मणिपुर से। और कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों में से। तो 8 राज्य कौन? ये भी पूछ चुका है कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और हमेशा यही कन्फ्यूजन होती है, ये त्रिपुरा और मिजोरम में गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कंट्रियां हैं, कंट्री की कैपिटल पूछा है, मिलाना। इसमें से आपको पहले बताना कौन सी है। म्यांमार की कौन सी होगी? यंगून। क्या होगी? और इसके बाद कंबोडिया, लाओस की, वियतनाम की हनोई। क्या होगी? वियतनाम की हनोई। इसका आंसर ये होगा। पर इसका अगर ये मिला भी दिया तो आपने चौथा हो जाएगा। लाओस की क्या होगी? वियंतियाने। इसकी ये होगी वियतनाम की हनोई और कंबोडिया की नाम पेन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नदी बताना है और नदी से आपको शहर बताना है। ठीक है, आपको शहर बताना है। पराग्वे की क्या होगी? ये कैपिटल ही पूछ लिया, एनसियान। तो इसी कैपिटल इसका क्या हो जाएगा? पहले का सी। और किसमें है? बस दूसरे का तीसरा किसमें है? इसी बस में तो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सत अल अरब। ये नाम भी नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि बसरा ईरान में पड़ता है, तो इसका 2 हो जाएगा। नाइजर की क्या हो जाएगी? नियामी। डेन्यूब की क्या हो जाएगी? वियना। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर कोई जनगणना पूछ लिया है। 2011 की जनगणना भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो ये नागालैंड है। और क्योंकि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में जनजातियाँ बिल्कुल अनुसूचित जाति शून्य है। तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तो ईसाई पाए जाते हैं, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी आगे आज पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है।
अगला देखते हैं, नीली क्रांति, ये तो 1000 बार आ चुका होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से। श्वेत के किससे है? दूध से। ये भी तिलहन का किससे है? पीली क्रांति से। खाद्यान्न किससे है? हरित क्रांति से। दूध का किससे है? श्वेत क्रांति से। चित्रकूट जलप्रपात किससे स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी की किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? ये कहाँ पड़ता है चित्रकूट? ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और इसके बारे में बता दूं आपको, ये जिला भी याद रखिएगा, ये बस्तर जिला के जगदलपुर के पास निकट स्थित है। ये भी पूछ चुका है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसे भारत का निग्रह प्रपात कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, भारत का निग्रह प्रपात किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट को। और इसकी लगभग कितने फीट ऊंचा है? तो 90 फीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमाऊ पर हिमालय कमाऊ किस नदी किनारे है? तो किसके नीचे है? सतलज और काली नदी किनारे स्थित है। किसके? सतलज और काली। तो आपको याद है, कमाऊ हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, ये भी याद रखते हैं। आपको याद रखना है कि सिंधु और सतलज, पहले मैं आपको फोटो नहीं दिखा पाया, और सुमित सर ने पढ़ाया होगा आपको हिमालय के बारे में बहुत अच्छे से, क्वेश्चन उन्होंने कराया भी होगा। तो सिंधु सतलज नदियों के बीच कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में हिमालय का कौन सा है? नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दियांग के बीच में कौन सा है? तो असम हिमालय है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 हुई थी। ये रट्टा मारो जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर 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 है। हाँ, ये पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ये भी करंट अफेयर है। फिर करंट अफेयर बहुत आती है यार, अब कम से कम 30 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, ये पक्का है। ये भी करंट अफेयर है। ये भी करंट, ये रीजनिंग यहाँ से चालू हो गई है आपकी। ये भी पूरी रीजनिंग ही है फ्रेंड, पूरे पेज में रीजनिंग ही है। अगला पेज देखता हूँ, यहाँ से ये चालू हो गई है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो उन्नाव में। ये कब है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1995। कब हुई थी? 1995 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इससे, इन क्वेश्चनों से आपको बहुत आइडिया लगेगा कि पेपर में आता क्या है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में स्टेट पीएससी में आया था। इसमें पूछा है IIVR, ये लखनऊ में नहीं वाराणसी में स्थित है। IIPR कानपुर में है। ये फुल नेम होगा, शॉर्टकट नाम पे है, दे दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न, ये भी इसमें भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी, क्योंकि गोटे का कार लखनऊ वाराणसी में होता है, पीतल की मूर्तियाँ भी मथुरा में बनती हैं, ताले अलीगढ़ में बनते हैं, बेत और छड़ियाँ वाराणसी में बनते हैं। तो पीतल की मूर्ति वैसे स्पेशल मुरादाबाद फेमस है। इसमें लिखा भी है, इस लोक सेवक ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्रिका में इसका विकल्प बी माना है। कुछ क्वेश्चन तो आते ही गलत। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आपको यूपी के मेले पढ़ाए थे, जिन्होंने मेरा यूपी का मेपल पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छे से आ जाएगा। पेट्रोसर मेला कहाँ होता है? कहाँ होता है? आगरा में। दादरी मेला कहाँ होता है? बलिया में। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था पेट्रोसर मेला कहाँ होता है, तो बलिया, आगरा में। दादरी मेला कहाँ होता है? तो बलिया में। ठीक है, तो तीसरे का पहला किस में है? इसमें है, और इसमें। चौथा इसमें किसमें होता है? सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इसका देवी पटन मेला कहाँ होता है? बलरामपुर में। कामपीला मेला कहाँ होता है? फर्रुखाबाद में। मैंने सब पढ़ा है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ें जाके, प्लीज़ जाके देखें, उसमें मैंने सब बताया आपको। देवी पाटन मेला कहाँ होता है? तो बलरामपुर में होता है। कामपीला मेला कहाँ होता है? तो फर्रुखाबाद में। ब्रिटेश्वर मेला कहाँ होता है? तो आगरा में। दादरी मेला कहाँ होता है? तो बलिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। और ये बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में पाई जाती है। इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माने जाते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। इस जनजाति को लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। किसकी? चामुंडा देवी की। उत्तर प्रदेश की कितने के मुख्य कृषि जलवायु हैं? तो 3 है। कितनी है? 3 है। उप जलवायु कितनी है? तो 9। अगर उप पूछ ले तो 9 और मुख्य पूछ ले तो 3। ये भी पूछा गया क्योंकि ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन की जाती है? क्वेश्चन फ्रेंड अपने आप में इसमें ये नहीं दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में इसने माना उच्च न्यायालय है, पर कर्ता राष्ट्रपति है। पर ये क्वेश्चन मुझे अपने आप में बहुत कंफ्यूजन लगा, क्योंकि आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा के पढ़ेंगे तो कार्यकारी न्यायाधीश की न्यायाधीश की नियुक्ति उत्तर प्रदेश, अगर स्टेट की बात करें तो उच्च न्यायालय सहायक होता है, और अगर सेंट्रल की बात करें उसने इसमें दिया ही नहीं किसने कौन कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है कि सेंट्रल की बात कर रहा है। इन्होंने माना है अपना यूपी के अनुसार माना है। तो अनुच्छेद 224 के अनुसार अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 एक, यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि कारण उस क्या लिखा है, थोड़ा समझ में कम आ रहा है। कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या को तत्समय बढ़ा देना होना चाहिए, तो राष्ट्रपति समग्र रूप से अहित व्यक्तियों को 2 वर्षों से अधिक की ऐसी विधि के लिए निर्दिष्ट करें, उस न्यायालय का उपन्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये क्वेश्चन अपने में फ्रेंड्स मैं तो मानता हूँ कन्फ्यूजन है। अब नहीं लिखा कि उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है कि उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? पंचायतें 9 में है, ठीक है। नगर पालिका किसमें है? 10 में। सहकारी समिति 10 के खा में। अधिकरण गलत है। अधिकरण किसमें? 14 की का में है। इसकी क्या गलत है? ये गलत है। अब ये पूछा है इसमें बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। गिरफ्तारी और निरोध ये गलत है फ्रेंड्स। कौन गलत है? बी। ये क्योंकि 22 में कहा गया है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में। अल्पसंख्यक 29 में। WTO के अंतर्गत सहकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर्गत जब सीधे किसानों को भुगतान किए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? ग्रीन बॉक्स। 3 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है WTO की तरह से, इसके ऊपर देखते हैं। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स संबंध WTO के अंतर्गत सब्सिडी से संबंधित मुद्दे से है। WTO के अंतर्गत सहायकी प्रदान की जा सकने वाले मुद्दों को यातायात लाइटों के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है। ग्रीन बॉक्स सहायक अनुमति, एम्बर बॉक्स सहायकी धीरे धीरे कमी, और रेड बॉक्स मतलब तुरंत समाप्ति। कृषि पर समझौते के अंतर्गत रेड बॉक्स सहायकी नहीं है। इसके अंदर केवल कौन कौन से हैं? ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स में शोध, कीट और बीमारियों पर नियंत्रण, प्रशिक्षण और सलाहकारी सेवाओं, आधार स्ट्रक्चर सुधार आदि पर घरेलू समर्थनों को रखा जाता है जो व्यापार में प्रमाणित नहीं करती हैं, ठीक है, की अनुमति है, प्रमाणित नहीं करती की अनुमति है। एम्बर बॉक्स में ऐसे घरेलू समर्थन को शामिल किया गया है जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, ऐसे जैसे समर्थन मूल्य। इस तरह के सहयोग को विकसित देशों के लिए सकल कृषि उत्पाद में 5%, जबकि विकासशील देशों को सकल, इसका मतलब है कि फ्रेंड्स इन जो भी चीज़ें एम्बर बॉक्स शामिल हैं उन पे WTO के मुताबिक
अगर विकसित देश है तो अपने उन चीज़ों में वो 5% सब्सिडी दे सकता है, और जो विकासशील देश है वो अपने उनमें 10% सब्सिडी दे सकता है। अब ब्लू बॉक्स में एक घरेलू सहयोग शामिल है जो एम्बर बॉक्स में तो हैं, परंतु कुछ शर्तों के आधार पर इन्हें प्राप्त है। ऐसे निश्चित क्षेत्र उत्पादन आधारित सहयोग, मवेशियों पर सहयोग आदि। ये भी ब्लू बॉक्स भी एक घरेलू सहयोग। आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध सिर्फ WTO से है। ये बहुत पूछा जाता है। फ्रेंड, इसी के साथ क्लास को ख़त्म करता हूँ। थोड़ा ये यहाँ हल्ला भी हो रहा है, तो 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी 50 क्वेश्चन जो बचे हैं और 90 वो 2 दिन में मैं आपको करा दूंगा धीरे धीरे। थोड़ा सा हल्ला भी हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इस वजह से क्लास को एंड करूंगा। पर अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, इसकी PDF चाहिए आने वाले समय, इसके जैसे ही ख़त्म दूँगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक दे दी है, और आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इसी के साथ क्लास ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।